चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जहां हम लोग उसको कल छोड़े थे उसी जगह से आज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ी को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ गंगा का मैदान दो भागों में बटा है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा की प्रमुख जो नदियाँ हैं वह गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ का कारण बनती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ क्षारण झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता है। दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु और चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं और जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जिसको जल्ला और टाल बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया से उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। इसी निक्षेप को भावर बोलते हैं। भावर, तराई, ये सब है तो उसको भावर बोलते हैं। भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। जहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे वहाँ नदियाँ उसके नीचे से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए वहाँ पे नदियाँ क्या बोलते हैं, उसको विलुप्त हो गई। किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ या सरिताएँ पुनः प्रकट होती हैं, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। यह तराई भाग कहलाती है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं, जो वन प्राणियों से भरा होता है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियाँ द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। उसे बांगर कहते हैं। बांगर और खादर दो जलोढ़ मिट्टी की दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और खादर को नई। तो इसी प्रकार इस क्षेत्र की मृदा में चूनीदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान है, जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है, उसे खादर बोलते हैं, यानी नई मिट्टी। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। तीसरा है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार या पर्वतीय पठार की आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में कौन कौन है? अरावली, विंध्याचल और सतपुरा। पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ एवं गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। पहला है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ, यानी कि तीन श्रृंखला इसमें महादेव श्रृंखला, अरावली और विंध्य। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड इसका विस्तार है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। यही है छोटा नागपुर का पठार।
विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुरा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। सतपुरा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। यानी सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। इसकी पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा है। इसका पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? पात क्षेत्र। और छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार इसके पूरब में है और उसकी ऊंचाई औसत 600 मीटर है। इसका पठार निचले हजारीबाग का पठार है, जिसकी ऊंचाई औसत 300 मीटर है, जहां पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटियां से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। बाकी सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरावली की इन पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई हैं। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 300.920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। दक्कन का पठार दूसरा भाग। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अधिकांश भाग पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यह लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर तक है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। यहाँ लावा से बना है, इसलिए यहाँ अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। पूछा जाएगा पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ फैला है, तो तापी नदी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोटा है। ये दर्रे हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिलती है। यानी कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलती है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि 2670 मीटर ऊंची है। लेकिन दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर दक्षिण की ओर दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत फैले हैं। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अधिक कटाचटा है और यह पहाड़ी के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा और तमिलनाडु में अन्नामलाई, पच्चमपल्ली, शिवरॉय, पलनी और वेल्लनगिरी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक हुआ है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। तटीय मैदान दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। इस मैदान के 2 बड़े भाग हैं। ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है
किलोमीटर के मध्य है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियाँ अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, इसीलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर और कोच्चि के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अपशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, इसीलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर और कोच्चि के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। नदियों की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियों द्वारा मुहाने पर ज्वार नदमुख का विकास हुआ है। नदियों के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफ़ी कटा-छटा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। जैसे पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, ये पूछा जाता है कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है या पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा है, तो पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिम तक फैला हुआ है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है। इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं अन्य नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। इस मैदान में के तट पे निकट फैले रेत के टीले से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित है, जिसे झील की संज्ञा दी गई है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसी भाग में गोलकुंडा और कोरोमंडल तट है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में एक बहुत बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नजर आती हैं, जो कि कुछ समय के बाद बालू में विलीन हो जाती हैं। यहाँ बालू के टिब्बों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एक बहुत बड़ी नदी है लूनी नदी। यह भारत में अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है, यानी कि कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। द्वीप समूह भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप यानी कि 1256 द्वीप हैं। यह मुख्यतः दो समूहों में बटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप समूह है। अब पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप समूह हैं, तो 572, जिसके 36 द्वीप पर आबादी पाई जाती है। 572 द्वीप तो हैं, लेकिन 36 द्वीप पर ही आबादी पाई जाती है। अरब सागर में 47 द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इस प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटती है। 10 डिग्री चैनल बांटती है दो भागों में। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग हैं। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उसके 10 दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः जो कि डूब गया, किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाजन का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता लगा है कि बिहार के गंगा बेसिन में खनिज तेल का भी विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार रहा है। दक्षिणी पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है। तटीय मैदान चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार ये भौतिक विविधताएं भारत की प्राकृतिक संसाधन का भी आधार है। इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है और हम लोग अगले सीरीज में इसका क्वेश्चन आंसर
सब करेंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक के बाद एक सारा कंटिन्यू मिलता रहे, चैप्टर भी और इसका क्वेश्चन आंसर भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।